हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वार्ता। एक बार आपका फिर एजुकेशन वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग सॉरी टू ऑल ऑफ यू। Today's video is too late and there is no excuses at all, so sorry for that. Anyway, let's get started. Today's our topic is जीन पियाजे। एक बहुत ही अवेटेड थ्योरी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिससे हम चाहे सीटेट की बात करें या टीटी की बात करें या रीट की बात करें, किसी भी लेवल पे जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में एक पूछा जाने वाला ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जीन पियाजे। जीन पियाजे की थ्योरी को हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की थ्योरी भी कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी कहते हैं और मेंटल डेवलपमेंट की थ्योरी भी कहते हैं। और ये एक स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे और जिनका जो लाइफ स्पैन था, वो जो जीवन काल था इनका, वो 1898 से 1980 तक ये हमारे बीच में रहे। और इसके बीच में इन्होंने बहुत सारा वर्क ऐसा किया जो चाइल्ड बिहेवियर से और उनके मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड था। अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा इस बात पर बल दिया, जो हम लोग बार बार कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव क्या है? तो इनका कहना था कि इन्होंने कुछ चीज़ें जो इनको विशेष बनाती हैं, इन्होंने कहा जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। इन्होंने कहा बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, मतलब नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो ये एक इन्होंने एक बच्चों के लिए बात कही। ये हो सकता है आपसे किसी एग्ज़ाम में या किसी चीज़ में पूछी जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। ये नन्हे वैज्ञानिक का जो नाम है ये जीन पियाजे ने उनको दिया था। बेसिकली ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी ये निर्माण पर बल देते थे और रचनात्मक निर्माण पर बल देते थे। तो इनका कहना था जो बच्चे होते हैं वो अपने नॉलेज से अपने वर्ड का निर्माण स्वयं करते हैं और ये अपनी नॉलेज को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। तो अभी तक हम इस बात को मानते थे कि बच्चा वो सीखता है जो हम उसे सिखाते हैं, लेकिन जीन पियाजे ने हमारे सामने एक ऐसी थ्योरी रखी जिसके माध्यम से उन्होंने हमें ये बताया कि वो नहीं सीखता जो हम बताते हैं, बल्कि वो अपने लिए अपना संसार खुद बनाता है। तो इस बात पर ये विश्वास करते थे। इन्होंने बच्चे के इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत सारा वर्क किया, लेकिन इसकी शुरुआत इन्होंने अपने ही 3 बच्चों से की। अपने ही तीनों बच्चों पर इन्होंने अध्ययन करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे आगे जा कर के इन्होंने प्रयोगशालाओं में और बहुत वृहद तरीके से इस पर वर्क किया। ढेर सारी किताबें इन्होंने इस बीच हमारे लिए लिखी, जिससे कि हम इनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब भी हम कॉग्निटिव की बात करते हैं तो कॉग्निटिव का अर्थ क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब होता है द प्रोसेस वी नो, जिस प्रक्रिया से हम किसी चीज़ को जानते हैं। जब भी हम मेंटल एबिलिटी की बात कहते हैं या मेंटल डेवलपमेंट की बात कहते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें निकल करके विशेष रूप से आती हैं, जैसे रीजनिंग की हम बात करें, एनालिसिस की बात करें, मेमोरी की बात करें, इमेजिनेशन की बात करें। तो जब भी हम मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं तो ये सारी चीज़ें निकल करके आती हैं और इन्हीं से हमारा कॉग्निशन जो बनता है। तो इसी को इन्होंने कहा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। तो ये जीन पियाजे की थ्योरी है जिसको इन्होंने नाम दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अगर हम कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक, हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो इस संज्ञानात्मक विकास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मिल करके हमारे मस्तिष्क का निर्माण तो होता ही है, उसका विकास होता है। तो इस बात पर इन्होंने बल दिया और अपनी इस पूरी थ्योरी के माध्यम से इन्होंने कुछ स्टेजेस
के सहारे से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने रखी, और उन स्टेजेस पर बात करने से पहले ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लें। जो प्लेटफॉर्म है इसका, तो बेसिकली हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ चीज़ों पर ध्यान दें। तो सबसे पहले ये थियरी जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बेस्ड है, क्योंकि कोई भी मनोवैज्ञानिक अगर बच्चे की इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की बात करता है तो इसका मतलब है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है जीन पियाजे जिस पर वो बल देते हैं। और दूसरा, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो इनकी थ्योरी है वो इन्हीं पर बेस्ड है। जब इन पर बेस्ड है का मतलब ये इसलिए भी है क्योंकि जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता था। अगर किसी को हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कह रहे हैं, इट मीन्स कि उसने निश्चित रूप से एक बच्चे की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से हो, तो उसका जो पूरा आधार है वो एक बच्चा ही है, एक चाइल्ड ही है। इसलिए इनकी थ्योरी चाइल्ड सेंटर्ड है। दूसरी बात, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मोर और लेस बोथ आर सेम। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वो उसमें भी हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, सेल्फ लर्निंग की बात करते हैं, और आपका इंटरेस्ट एरिया की बात करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हम ध्यान रखते हैं, चाहे हम इसकी बात करें या हम इनकी बात करें, हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर पढ़ाते हैं। और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इट मीन्स कि जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे की भी थ्योरी में इन दोनों ही बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। तो ये एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर बेस्ड विचारधारा है। और दूसरी बात, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात जीन पियाजे करते हैं। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहे जाते हैं, इसलिए इनकी विचारधारा भी चाइल्ड सेंटर्ड ही है। एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि जब भी हम एक बच्चे के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसका ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए इनका कहना था कि इम्पॉर्टेंस जो होती है इन्वायरमेंट की और हेरिडिटी की, इनके अनुसार हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होना किसी बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात, ये एक फ़िलासफ़र भी थे चूँकि, इसलिए ये एपिस्टेमोलॉजी की बात करते थे। एपिस्टेमोलॉजी माने जो ज्ञान किस तरीके से बच्चे में डेवलप होता है, या किस तरीके से उसके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की का मन करता है, आप कह सकते हैं, या उसके अंदर कैसी ये इच्छाएं प्रबल होती हैं कि मैं बहुत और ज़्यादा पढूं या और ज़्यादा जानूं। पढ़ना तो नहीं भी कहूँगी, बल्कि और ज़्यादा जानूं, मैं कैसे सीखूं। जो इस तरीके की जो बातें होती हैं वो किस तरीके से एक बच्चे के मस्तिष्क में डेवलप होती हैं, इस बात पर ध्यान दिया था जीन पियाजे ने। इनको कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, अर्थात जो निर्माण करने की बात करते हैं, जो रचना की बात करते हैं। तो इसलिए इनका ये मानना था कि एक बच्चा जो है अपने लिए नॉलेज का निर्माण स्वयं करता है, वो सेल्फ क्रिएटर होता है अपनी नॉलेज का। तो ये सारी कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो जीन पियाजे की थ्योरी के लिए हमें समझनी चाहिए बहुत अच्छे से। फिर आ जाते हैं हम लोग, अब जब भी हम जीन पियाजे की थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें कुछ विशेष चीज़ें या कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको कि जानना आवश्यक है। अगर हम उन टर्म्स को नहीं पहले समझेंगे और डायरेक्ट इनकी थ्योरी पर आ जाएंगे तो मे भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो। तो इसलिए हम पहले उन टर्म्स को समझते हैं जो जीन पियाजे की थ्योरी में यूज़ होने वाले हैं, और उनको समझे या जाने बिना हम इनकी थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अडैप्टेशन की। अब अडैप्टेशन क्या है? अडैप्टेशन क्या है? अडैप्टेशन है अनुकूलन माने जब हम अपने किसी
व्यवहार या विचार से अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं, उसको अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये है अडेप्टेशन, जिसको हम लोग कहते हैं अनुकूलन। इन्होंने कहा एडेप्टेशन के लिए 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो पहले को इन्होंने नाम दिया एसिमिलेशन, और दूसरे को इन्होंने नाम दिया एकोमोडेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। जहाँ पर एसिमिलेशन होता है, इसका मतलब होता है एसिमिलेशन को आप समझ सकते हैं, अगर हम हिंदी की बात करें तो आत्मसातकरण। आत्मसातकरण अर्थात हमारे पास जो नॉलेज पहले से है, जिसको इन्होंने नाम दिया स्कीमा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है और बहुत बार पूछा जाता है, अक्सर ही पूछा जाता है। आप क्वेश्चन पेपर अगर उठा करके देखेंगे तो इन्होंने नाम दिया उसको स्कीमा। तो इन्होंने कहा कि जो एसिमिलेशन है या जो आत्मसातकरण है, वो हमारे स्कीमा से रिलेटेड होता है। अगर हमने किसी भी विचारधारा को सुना जिसका स्कीमा हमारे मस्तिष्क में पहले से बना होगा। अब स्कीमा क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। स्कीमा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा येलो कलर, तो आपके दिमाग में येलो कलर का एक विचार या कुछ चीज़ें या वो रंग आपके मस्तिष्क में आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपके माइंड में पहले से येलो कलर का एक स्कीमा बना हुआ था। उसी तरीके से अगर आपसे किसी ने प्लेन कहा, किसी ने कोई वेजिटेबल का नाम लिया, या किसी ने किसी प्लेस का नाम लिया, किसी पर्सन का नाम लिया, तो आपके दिमाग में वो जो एक फ्रेम है या वो एक जो फ़ोटो है, वो आपके दिमाग में आ जाती है। वो इसलिए आ जाती है विद द हेल्प ऑफ स्कीमा, क्योंकि आपके माइंड में स्कीमा उस चीज़ का पहले से बना हुआ है। बस यही बात जीन पियाजे अपनी थ्योरी में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में जिस भी चीज़ का स्कीमा बना हुआ होता है और वो उससे ही रिलेटेड चीज़ को यदि देखता है, तो वो आसानी से उस स्कीमा के कारण जो नई चीज़ उसने देखी उसको आत्मसात कर लिया, बहुत इजी वे में अडेप्ट कर लिया, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी चेंजेस। यहाँ पर इसको नो चेंजेस एट ऑल। यहाँ पर उसको अपने व्यवहार में, उसको अपने विचार में, उसको अपने कंसेप्ट में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना होता। उसने जो भी सुना होता है बस वो उसको आत्मसात कर लेता है विद द हेल्प ऑफ स्कीमा। तो ये इन्होंने कहा, ये एसिमिलेशन के लिए इन्होंने कहा। दूसरी तरफ इन्होंने कहा एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन है समायोजन। एकोमोडेशन है समायोजन। अब समायोजन क्या है? समायोजन को आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ मैंने कहा नो चेंज। आपने किसी बच्चे ने किसी नई चीज़ को देखा, सीखा, और उसके बाद उसको कुछ परिवर्तन नहीं करना पड़ा। उसने बड़ी आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लिया और अप्लाई कर लिया अपने लाइफ में। वो जिस भी तरह से या किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात हो सकती है। उसी तरीके से जो एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन के लिए इन्होंने कहा कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि बच्चे ने जब किसी नई चीज़ को देखा होता है और उसी आसानी से उसको अडेप्ट कर लिया होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर उसने अडेप्ट कर लिया तो जो सिचुएशन बनती है वो होती है इक्विलिब्रेशन की। इक्विलिब्रेशन। अब ये इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है जहाँ पर ये साम्य बना हुआ है, साम्य धारणा। तो जहाँ पर उसने आत्मसात कर लिया, इसका मतलब है अपने स्कीमा में, उसके पुराने स्कीमा में नए विचार फिट हो गया। इसका मतलब है कि वो सिचुएशन कैसी थी, इक्विलिब्रेशन मतलब क्रिएट हो चुका या इक्विलिब्रेट हो चुका। तो ये विचार से किसी भी तरीके की कोई चेंजेस नहीं हुआ, किसी कोई परेशानी नहीं हुई। उस बच्चे ने नए विचार को इजी वे में अडेप्ट कर लिया। और इसमें जो प्रक्रिया हुई वो हुई इक्विलिब्रेशन की, कि नया विचार आया, पुराने विचार से
उसने एडजस्ट करने की कोशिश की, माने इक्वलिटी उन दोनों के, उन पुराने और नए विचारों के बीच में थी, और विदाउट एनी चेंजेस वो नया विचार भी आ गया। यहाँ पर क्या होता है कि जब वो कुछ नए विचार से को देखता है, या कोई नया विचार उसके किसी नए विचार से वो परिचित होता है, कोई नई आदत हो सकती है, कोई नई चीज़ हो सकती है, कोई नया फूड हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो जब वो नई चीज़ों से परिचित होता है, मिलता है, तो क्या होता है, ये तो इक्विलिब्रेशन हुआ, इसलिए असिमिलेशन हो गया। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रेशन नहीं होता है, मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, कोई ऐसी चीज़, जैसे अब इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक मान लीजिए एक बच्चे ने ये देखा कि कुछ उड़ रहा था आसमान में, और उसको किसी ने ये बताया कि ये जो उड़ रहा है ये बर्ड है, ठीक है। अब उसके दिमाग में स्कीमा क्रिएट हो गया कि ये जो उड़ रहा है वो बर्ड है। अब इस स्कीमा में उसने उस तरीके की उड़ने वाली जितनी भी चीज़ें देखी, उसको उसने बर्ड ही समझ लिया, ठीक। तो अब जब उसको ये कोई बताएगा कि ये बर्ड नहीं है, ये एरोप्लेन है, या ये हेलीकॉप्टर है, अब उसको ये जो समझना था, अब यहाँ पर वो इतना आसान नहीं था उसके लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। तो उसके विचारों में क्या हुआ, उसके विचारों में चेंजेस हुए। अब उसको ये समझ में आया, भाई बर्ड भी उड़ती है और एरोप्लेन भी उड़ता है, हेलीकॉप्टर भी उड़ता है। तो अब इसमें क्या हो गया, पैराशूट भी अगर कोई वो आता हुआ देखेगा तो वो भी फ्लाई वाली कंडीशन में होगा। अब उसके विचारों में कुछ चेंजेस हुए, उसने एक्सेप्ट तो किया, न्यू जो थॉट था या जो न्यू कंडीशन थी वो उसने एक्सेप्ट तो करी, अडेप्ट तो करी, लेकिन कैसे अडेप्ट करी, यहाँ पर था पहले डिसइक्विलिब्रेशन। अब जब डिसइक्विलिब्रेशन होगा तो क्या होगा, वो ये जो प्रक्रिया होती है एडजस्ट करने की, इक्विलिब्रेशन था, यहाँ आ गया, डिसइक्विलिब्रेशन है, फिर उसने एडजस्ट किया, उसके बाद वो एकोमोडेशन किया। मतलब यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं थे उसकी स्कीमा में, यहाँ पर उसका स्कीमा में चेंजेस हो जाएंगे। इसलिए हो जाएंगे क्योंकि उसका जो विचार था, उसकी जो नया ज्ञान था, वो उसके उस पुराने स्कीमा में सेट नहीं हो रहा, फिट नहीं हो रहा। उसने अभी तक यही सीखा था, यही जाना था कि भाई आसमान में जितनी भी चीज़ें उड़ रही होती हैं वो बर्ड होती हैं। लेकिन अब यहाँ उसे नया विचार पता चला कि आसमान में उड़ने वाली सारी चीज़ें बर्ड नहीं होती, कुछ एरोप्लेन्स भी होते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, या कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आई तो एकोमोडेशन उसने किया, लेकिन विदाउट चेंजेस जब कुछ उसने सीखा या अडेप्ट किया तो उसने एसिमिलेशन किया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई स्कीमा क्या है, या इक्विलिब्रेशन क्या है, डिसइक्विलिब्रेशन क्या है, अडेप्टेशन क्या है, और एकोमोडेशन क्या है। तो ये जो आज हम लोगों ने अभी इतना पढ़ा या देखा, तो आप ये मान करके चलिए कि हम जब भी जीन पियाजे की थ्योरी को पढ़ेंगे या समझेंगे तो इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इनकी कुछ इन टर्म्स को भी समझ लें। फिर एक टर्म और आता है जिसको वो कहते हैं मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन, जिसको आप हिंदी में कहें तो आप कहेंगे मानसिक संक्रियाएं या मानसिक क्रियाएं। तो ये इन्होंने कहा मेंटल ऑपरेशन। अब ये मेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो मेंटल ऑपरेशन के लिए इन्होंने कहा कि जब कोई किसी समस्या के समाधान के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चे के मन में जो कुछ भी चलता है वो उसका उस समय का मेंटल ऑपरेशन है। मतलब अगर उसको जैसे ही कोई प्रॉब्लम पता चली और उस बच्चे ने उसको सॉल्व करने के लिए कुछ करना शुरू किया या कुछ सोचना शुरू किया, वो जो प्रक्रिया होती है उसके मस्तिष्क में, जो उसके माइंड में चलना शुरू हो जाता है, वो उसका मेंटल ऑपरेशन है, वो उसकी मानसिक संक्रिया है, जो किसी भी समस्या के प्रति, किसी नए विचार के प्रति, एकोमोडेट करने के टाइम पे, एसिमिलेट करने के टाइम पे, डिसइक्विलिब्रेशन के टाइम पे या इक्विलिब्रेशन के टाइम पर क्रिएट होती है। तो इन्होंने कहा कि ये भी एक टर्म इनके आप थ्योरी में आगे पढ़ेंगे, तो जिसको कि हम लोगों को यहाँ पर जानना बहुत ही ज़रूरी है।
इसके बाद एक और टर्म आता है जो मुझे लगता है आपको बताया जाना चाहिए कि स्कीम्स, जैसे हम लोग ने कहा स्कीमा, तो स्कीमा जो है मतलब पहले का जाना समझा हुआ व्यवहार हो सकता है, विचार हो सकता है, उससे रिलेटेड। तो ये तो हो गया स्कीमा। लेकिन जो स्कीम्स होते हैं, स्कीम्स भी एक इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है, जिसमें इन्होंने कहा व्यवहारों का जो एक संगठित पैटर्न होता है, अ सेट ऑफ बिहेवियर होता है, रूम्स ऑफ बिहेवियर भी आप कह सकते हैं। तो इसको बच्चा आसानी से दोहराता रहता है। जैसे कि अगर एक बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, तो भाई स्कूल जाने के लिए उसको सुबह उठना, उसको अपना डेली रूटीन, अपने वर्क करना, उसके बाद अपना बैग लगाना, नाश्ता करना, तैयार होना, तो ये जो एक सेट ऑफ बिहेवियर है। अब जैसे ही एक बार अगर बच्चे ने सीख लिया ये बात, इस तरीके का रूटीन उसके दिमाग में आ गया, ये स्कीम उसके माइंड में सेट हो गई, तो आपको हर रोज़ इसको नए सिरे से नहीं बताना होता है। अगर घर में माँ है या जो भी उसको तैयार करता है, तो जैसे ही माँ ने उसको जगाया या उसको बताया कि उससे तुम्हें स्कूल जाना है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो है, चूँकि उसके दिमाग में वो स्कीम पहले से सेट है, वो बिहेवियर पहले से सेट है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग उठता है और डेली रूटीन का अपने वर्क करता है, और उसके बाद वो तैयार होकर के स्कूल चला जाता है। तो इसको इन्होंने नाम दिया स्कीम का। तो ये कुछ वो टर्म्स थे या वो कुछ वर्ड्स थे जो इनके आप कहिए कि इनकी थ्योरी को समझने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इनकी थ्योरी की, सीधे सीधे इनकी थ्योरी पे आते हैं। तो अब अगर थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने कहा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब इनकी थ्योरी जो मुख्य थ्योरी है, इसमें इन्होंने कहा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे ही इनका पूरा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उस पर बेस है। तो स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके लिए इन्होंने 4 प्रकार की स्टेज क्लियर करी, हमारे सामने प्रस्तुत करी, और ये कहा कि किसी भी बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जिस संज्ञानात्मक विकास में उसकी रीजनिंग आती है, इमेजिनेशन आती है, मेमोरी आती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है, और तमाम सारे ऐसे मेंटल ऑपरेशंस आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो कैपेसिटी है वो आती है, लर्निंग कैपेसिटी आती है, अडेप्ट करने की ग्रास्पिंग जो पावर होती है वो आती है। तो इन सब से मिल करके उस बच्चे के संज्ञान का निर्माण हुआ होता है, या संज्ञानात्मक विकास हुआ होता है। अब इस संज्ञानात्मक विकास की ही जो थ्योरी इन्होंने दी, इसमें इन्होंने इस थ्योरी के लिए इन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे का ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, इसके लिए इन्होंने इसको 4 भागों में डिवाइड किया। अब इस जो 4 भागों में डिवाइड किया, इसमें सबसे पहला जो स्टेज है, इस पहले स्टेज को इन्होंने कहा, एक इन्होंने नाम दिया प्री ऑपरेशनल, सॉरी इसके इन्होंने नाम दिया सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज आप कहिए, या आप गत्यात्मक अवस्था कहिए, या गामक अवस्था कहिए हिंदी में। तो सेंसरी मोटर स्टेज के लिए इन्होंने कहा फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर। तो ये इस अवस्था की क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे बाद में। पहले हम लोग इन 4 स्टेजेस को देख लेते हैं जो जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की। तो सबसे पहला सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड इन्होंने कहा प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये आपका 2 to 7 ईयर, ये जिसको हम लोग कहेंगे हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
ये आपका सेंसरी मोटर गत्यात्मक या गामक अवस्था। दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है। बहुत सारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इस एरिया से पूछे जाते हैं। जब मैं इसको आगे डिस्कस करूँगी तो इसकी जो भी विशेषताएं हैं वो सब बहुत ध्यान से समझने की बात है। तो सेंसरी मोटर स्टेज के बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज के बाद की इन्होंने बात कही कि आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसके लिए इन्होंने टाइम बताया 7 to 12 ईयर्स। गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, या ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। ये क्या है, जब हम किसी चीज़ को अपने सामने स्थूल रूप में देखते हैं, जिसको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसका कलर होता है, उसकी डिज़ाइन होती है, मतलब उसका शेप होता है, एक उसका पूरा फ्रेम होता है। तो इन्होंने कहा उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कॉन्क्रीट है या ठोस है, मूर्त अवस्था में है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इन्होंने कहा वो जो डेवलपमेंट की एज होती है, इसके लिए इन्होंने वर्ड यूज़ किया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और लास्ट में इन्होंने कहा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आप फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कह लीजिए या आप कह लीजिए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अर्थात ये हो गया आपका मूर्त संक्रियात्मक और ये हो गया आपका अमूर्त कह लीजिए, या आप इसको एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी कह सकते हैं, जहाँ पर बच्चे के अंदर अभी तक बच्चा इस स्टेज में बच्चा वही चिंतन कर पा रहा था जो चीज़ वो देख रहा था, जो चीज़ उसके सामने थी और उसी से रिलेटेड उसका डेवलपमेंट हो रहा था। यहाँ पर वो उन चीज़ों पर भी चर्चा कर पा रहा है, उन चीज़ों को भी समझ पा रहा है जो कि उसके सामने नहीं है, जो विचारों में है, जो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग बात करते हैं। जब फिलॉसफिकल वे में हम बात करते हैं तो हम ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो स्थूल रूप में या ठोस रूप में हमारे सामने नहीं होती हैं। तो इस स्टेज तक तो बच्चा कॉन्क्रीट रूप में ही बात करता है, लेकिन यहाँ पर आने पर वो अमूर्त स्थिति में पर को भी पहचानने लगता है, समझने लगता है और उस पर भी चर्चा करने लगता है। ये 4 बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज हैं। इसके आगे इसके अंदर कहूँ तो इसमें हर एक स्टेज की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनका एक सेट है, बिहेवियर एक पैटर्न सेट होता है बच्चों का, जिस पर बेस्ड हो करके ही वो अपना आगे उनका डेवलपमेंट होता है। तो इस पर ही पूरी बात जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी पे करी है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन स्टेजेस को ही डिस्कस करेंगे, होपफुली, बल्कि पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि बहुत ही जल्दी से नेक्स्ट क्लास 1 या 2 दिन के अंदर ही मैं इस स्टेजेस को भी क्लियर करती हूँ। और ये है आपका जीन पियाजे की थ्योरी। तो ये थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तभी ये थ्योरी कंप्लीट होगी। तो अब जितना आज आप लोगों ने समझा या मैंने आपको बताया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उन टर्म्स को ध्यान रखिएगा जो टर्म्स अभी हम लोग ने इसके पहले यहाँ पर डिस्कस किए। और इसके बाद हम लोग इस स्टेज की ये चारों जो स्टेजेस हैं इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बने रहिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मे बी कभी लेट भी हो जाए, तो इसके लिए यद्यपि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन फिर भी
बनाए रखिएगा अपना प्यार इसी तरह से, जैसे आप हमेशा मेरे लेट वीडियो देने के बाद भी बराबर आप लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये देख करके। तो कंटिन्यू करिएगा अपने इस प्यार को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।